नमस्कार फ्रेंड, रोनित जीएस में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित और मैं आज लेकर आया हूं साइंस के टॉप 500 प्रश्न के पार्ट 4, यानी कि इस पार्ट 4 के माध्यम से मैं 50 क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करवाऊंगा और 50 क्वेश्चन से जुड़े जितने भी तथ्य होंगे, जितने भी फैक्ट होंगे, मैं उसको डिस्कस करवाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं कि कौन सा पार्ट वीडियो का आपका अच्छा लगा हो और मैं किस पार्ट पे वीडियो बनाऊं। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आप 50 क्वेश्चन नहीं बल्कि 200 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, दांत के डॉक्टर द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का उपयोग और होता है दाढ़ी बनाने में, ईएनटी डॉक्टर द्वारा, सोलर कुकर में उपयोग होता है इसका। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो ये ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण की। और उत्तल दर्पण यदि पूछे तो उसकी क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। और इसका उपयोग कहाँ होता है? निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए आंखों में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? तो वायु एक क्या है? एक मिश्रण है वायु। पीतल किसका किसका मिश्रण है? तो पीतल एक तांबा और जिंक का मिश्रण या मिश्र धातु है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? बताइए, आप अपने दोस्त कमेंट में बताएं क्या है इसका? तो चांदी है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक। और चांदी का परमाणु संख्या क्या है? तो इसका 47 है परमाणु संख्या। और वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत है? तो 78.08% है नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन की मात्रा 20.95% है। और आर्गन कितना है? 0.93% है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आंख के किस भाग में बनता है? तो ये बनता है रेटिना। रेटिना को हम बोलते हैं दृष्टि पटल भी बोलते हैं इसको। क्या? दृष्टि पटल बोलते हैं। और रेटिना पर यानी कि आंख पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और मानव आंख का संकल्प यानी कि इसका जो मेगापिक्सल है, इसका पावर कितना होता है? तो 576 मेगापिक्सल होता है मानव आंख का पावर। और स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या है? तो ये है 25 सेंटीमीटर। और आंख में जो आंसू आता है किस ग्रंथि के कारण आता है? तो लैक्रेमाइल नामक एक ग्रंथि है, उसके कारण आंख में आंसू आती है। और मानव नेत्र जो होता है ये उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो एक होता है चार्ल्स का नियम, एक होता है बॉयल्स का नियम। तो बॉयल्स का नियम जो होता है ये नियत तापमान पर लागू होता है। बॉयल्स का नियम क्या है देख लेते हैं। बॉयल्स का नियम आदर्श गैस का दाब और आयतन में संबंध बताता है। जैसे कि पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी होता है, इसका फॉर्मूला होता है बॉयल के नियम का। और ये जान लेते हैं, इसके अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन और दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? आयतन इसका घटेगा। यदि आयतन हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ये होता है क्या? व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार कम होने का क्या कारण है? होम नहीं होगा यहाँ दोस्त, यहाँ कम होगा। कम होने का क्या कारण है? जो गोल होता है ये द्रव की बूंद यानी वर्षा की बूंद जो गोल गोल होती है, ये किसके कारण होती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होती है। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। और जिसके कारण पृष्ठ तनाव क्या है देख लेते हैं। जिसके कारण उनका मुक्त पृष्ठ एक खींची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करता है तथा कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयत्न करता है। और द्रव के इसी गुण को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। और इसका इकाई पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका इकाई क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर इसका इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, रॉकेट जो है ये किस सिद्धांत पर काम करता है? ये भी पूछता है एग्जाम में, और आने वाले एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी में ये पूछे जाने वाला है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रेखीय संवेग संरक्षण इसका सही जवाब हो जाएगा। रेखीय संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। और P इक्वल टू यानी कि संवेग बराबर क्या होता है? m इंटू भी। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है इसका फॉर्मूला। और एक और इसका एग्जाम्पल दे देता हूं रेखीय संवेग संरक्षण का। जब कोई व्यक्ति नाव से किनारे पर कूदता है तो नाव किनारे से क्या होता है? पीछे की ओर हट जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये है रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, पायरोमीटर का क्या कार्य है? पायरोमीटर तो ये इसका कार्य है उच्च तापमान को मापना, यानी कि जहां हाई टेम्परेचर होता है जिसे हम टच करके नहीं माप सकते हैं,
तो उस वहाँ पर उस जगह पर पायरोमीटर का उपयोग होता है। जैसे सूर्य का तापमान मापना, कोई ऐसी जगह या भट्ठी का या जिसका हम थर्मामीटर से नहीं माप सकते हैं, आसान थर्मामीटर से, तो उस जगह पे पायरोमीटर का उपयोग होता है। पायरोमीटर को एक क्या होता है, इंफ्रारेड थर्मामीटर या विकिरण थर्मामीटर या गैर संपर्क थर्मामीटर के रूप में भी जाना जाता है। और पूछा जाता है एग्जाम में कि तापमान का एसआई यूनिट क्या है, तो ये क्या है, केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है डायोड से कितनी दिशा में धारा बहती है। डायोड से, तो डायोड जो होता है ये एक दिशीय धारा बहाती है, यानी एक दिशा में इसका धारा बहता है डायोड का। डायोड में क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं। डायोड में दो टर्मिनल होते हैं, एक को हम एनोड बोलते हैं और एक को कैथोड बोलते हैं। एनोड जो होता है दोस्त ये प्लस होता है और कैथोड जो होता है ये माइनस होता है। और डायोड जो है ये डायोड अर्धचालक सामग्री से बना होता है, जैसे क्या हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी से बना होता है। डायोड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसका उपयोग होता है रेक्टिफायर, सिग्नल लिमिटर्स, वोल्टेज रेगुलेटर्स, स्विचेस में और सिग्नल मॉड्यूलेटर में इसका उपयोग होता है डायोड का। डायोड का खोज किसने किया था, तो इसका खोज किसने किया था, डायोड का खोज जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है। तो फ्लोटेबिलिटी जो होता है ये किस पर निर्भर करता है, तो ये वस्तु के भार पर, यानी वस्तु के वजन कितना है उस पर डिपेंड करता है। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक थे, फेमस वैज्ञानिक, इन्होंने दिया था उत्प्लावकता या उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था। अब ये क्या होता है उत्प्लावन देख लेते हैं। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाते हैं तो वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा जितना हटाया गया तरल है, यानी वस्तु द्वारा जितना तरल या द्रव हटाया जाता है किसके बराबर होता है, तरल के भार के बराबर होता है। यही क्या है, उत्प्लावन बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितना परसेंटेज है, यानी सूर्य में जो मिश्रण है हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब का, इसमें हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है, तो ये कितना हो जाएगा 71%। सूर्य में कौन सा घटना घटती है, तो ये नाभिकीय संलयन द्वारा ये काम करती है। इस सिद्धांत पे नाभिकीय संलयन, न कि नाभिकीय विखंडन। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है, 149.6 मिलियन किलोमीटर है। और सूर्य के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, किरीट या कोरोना कहते हैं। और सूर्य के सतह का तापमान जो है ये 5500 डिग्री सेल्सियस है। और सूर्य के कोर का तापमान कितना है, 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है मॉन्ट्रियल संलेख यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन के क्षय से, यानी कि ओजोन का जो क्षय हो रहा है दोस्त, उससे बहुत सारे देश ने मिलकर एक संधि यानी कि एक प्रोटोकॉल अपनाया है, जिसे हम मॉन्ट्रियल संधि के नाम से जानते हैं। और मॉन्ट्रियल संधि के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 16 सितंबर 1987 को हुई। एक और प्रोटोकॉल है दोस्त जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। ये किसके द्वारा होता है, ये ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। क्या, क्योटो प्रोटोकॉल। ये कहाँ हुआ था, तो ये जापान में हुआ था। 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को ये लागू हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है CFC का विस्तृत रूप क्या है, तो CFC का विस्तृत रूप है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका विस्तृत रूप है। जो कि क्या होता है, देख लेते हैं क्या क्या चीज से बनता है। तो ये कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन से मिलकर बनता है। ये CFC का उपयोग कहाँ होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, तो इसका उपयोग जो होता है ये रेफ्रिजरेंट यानी कि जो ठंडा होता है, जो फ्रिज होता है, इसमें उपयोग होता है CFC का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तपेदिक यानी कि टीबी के बैक्टीरिया का नाम क्या है। टीबी को हम क्षय रोग, तपेदिक या टीबी के नाम से जानते हैं। तो इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है, इसके बैक्टीरिया का नाम है ट्यूबरकुलोसिस है। और जान लेते हैं कुछ और रोग के बैक्टीरिया या फिर उसके विषाणु जीवाणु के नाम। तो निमोनिया में कौन सा रहता है, कौन सा बैक्टीरिया रहता है ये निमोनिया में, तो स्ट्रेप्टोकोकस पिनोमिया निमोनिया नामक एक होता है इसमें जीव। कोलेरा में कौन सा होता है, तो ये विब्रियो कोलेरिया करके होता है। और टाइफाइड में होता है साल्मोनेला टाइफी करके एक होता है जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक जनन द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। तो लैंगिक जनन द्वारा फैलने वाला रोग है HIV एड्स है। और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। इस वायरस का नाम ये है दोस्त, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स किससे फैलता है, विषाणु से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो किसका? दूरबीन का प्रयोग करते हैं। दूरबीन का खोज किसने किया था? खोज किया था हेंस लिपरसे, जो कि हॉलैंड के थे। और उसका अच्छे रूप से विकास किसने किया? तो दूरबीन के विकास में गैलीलियो गैलीली का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और उन्होंने क्या किया था? लिप्से के डिजाइन में सुधार किया और 1610 में अपनी नई दूरबीन का उपयोग करते हुए उन्होंने बृहस्पति के जो 4 सबसे बड़े चंद्रमा हैं, कौन कौन है चंद्रमा 4 सबसे बड़े? आइयो, गैनीमीड, कैलिस्टो और यूरोपा का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बैरोमीटर का उपयोग क्या है? क्या उपयोग है बैरोमीटर का, ये जान लेते हैं। बैरोमीटर का क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग होता है वायु दाब मापने में, यानी एयर प्रेशर मापने में किसका उपयोग करते हैं? बैरोमीटर का। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन थे? ये थे इवान गेलिस्टा टोरिसेली थे, यानी टोरिसेली आपको याद रखना है बैरोमीटर के आविष्कारक। और ये जान लेते हैं कि जो वायु दाब होता है, जो बैरोमीटर होता है, उसमें किस ढंग से ये काम करता है। तो बैरोमीटर का पैमाना यदि अत्यधिक तेज से कम हो गया, तेजी से एकाएक कम हो गया, तो यह क्या दर्शाएगा? आंधी तूफान की संभावना दर्शाता है। यदि धीरे धीरे कम हो रहा है तो ये वर्षा की संभावना व्यक्त करता है। यदि एकाएक वृद्धि हो गया तो क्या होगा? साफ मौसम दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। जल का आयतन सबसे कम होता है कितने डिग्री पर? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है जल का तापमान सबसे कम। पानी का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री सेल्सियस। और 212 डिग्री क्या है? फ़ारेनहाइट पर इसका क्वथनांक है। और 373 डिग्री की क्या चीज़ पर है? ये केल्विन पर इसका क्वथनांक है। जल का अधिकतम घनत्व जो होता है 3.98 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जो कि हम 4 डिग्री सेल्सियस इसको हम जनरली मानते हैं। और जान लेते हैं इससे जुड़े फैक्ट। जमने पर क्या होता है? जल का घनत्व क्या होता है? कम जाता है। कोई भी जल यदि जम गया, बर्फ जम गया, तो उसका क्या होगा? घनत्व कम जाएगा। जल में जो रहते हैं जीव, रहने वाले जीव आंशिक रूप से जमे हुए तालाब के अंदर रह सकते हैं, क्योंकि तालाब के जो तल का तापमान है 4 डिग्री के आसपास रहता है, न कि जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, यानी लाइट का वेवलेंथ कितना होता है? तो ये होता है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई क्या है? तो ये एंगस्ट्रम में हम तरंग दैर्ध्य को मापते हैं, वेवलेंथ को। और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है, और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो ये होता है चालन विधि द्वारा, कंडक्शन विधि द्वारा होता है। ऊष्मा संचरण के कितने माध्यम है? तो 3 माध्यम है। कौन कौन? चालन, संवहन, विकिरण, कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन, इसका 3 माध्यम है। और सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो किस माध्यम से होती है? ये विकिरण माध्यम द्वारा पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अतिचालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है, यानी अतिचालक हम किसे कहते हैं? तो इसकी प्रतिरोधकता जब 0 हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अतिचालक। ये क्या होता है ये देख लेते हैं। एक ऐसा पदार्थ या धातु जिसमें एक निश्चित ताप पर, यानी सर्टेन टेम्परेचर पर, जो इसका रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता का मान जो होता है बहुत तेजी से घटता है और 0 हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? अतिचालक कहते हैं। जिस ताप पर अतिचालक की घटना होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर भी इसे कहते हैं। और अतिचालकता जो है, इसके प्रभाव से चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कभी कभी क्या होता है? 0 हो जाता है, और इसे क्या कहते हैं? मेंसर इफेक्ट भी कहते हैं। अतिचालकता की खोज किसने की? तो ये खोज की थी डच ने, डच थे कोई, उन्होंने 1911 में खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सबसे भारी धातु क्या है? तो सबसे भारी धातु क्या है? ओस्मियम हो जाएगा सबसे भारी धातु। ओस्मियम का परमाणु संख्या जो है ये 76 है। और सबसे हल्का धातु क्या, सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन। और सबसे भारी धातु क्या है? सोना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्त तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसी तरह वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें और आपको आराम से 50 क्वेश्चन नहीं बल्कि 200 क्वेश्चन का अनुभव आराम से हो जाएगा। तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं, क्या है देख लेते हैं। आगे है, दूध से दही बनना या दूध का फटना किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये होता है किण्वन, एक प्रक्रिया होता है फर्मेंटेशन, उसके द्वारा होता है ये किण्वन। यानी कि ईस्ट का निर्माण भी किसके द्वारा होता है? किण्वन प्रक्रिया से होता है। और दही में कौन सा जीवाणु होता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम केसिन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। और एक होता है दूध का जो पास्चुराइजेशन करते हैं इसका, तो इसका खोज किसने किया था? ये किए थे लुई पास्चर, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किया था पास्चुराइजेशन का खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न पीएच वैल्यू से रिलेटेड है।
तो पीएच वैल्यू का खोज किसने किया था? ये किए थे कौन? सोरेनसन ने। किसने किए थे ये खोज? सोरेनसन ने किए थे इसका खोज। पीएच वैल्यू जो होता है, पीएच स्केल, ये होता है 0 से 14 तक इसका वैल्यू का मान होता है, और 7 से यदि कम होता है, 7 से कम होता है जिसका मान, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अम्लीय, और 7 से अधिक जिसका मान होता है उसे हम क्षारीय कहते हैं, और जिसका मान पूरा पूरी 7 हो उसे हम क्या कहेंगे? उदासीन। जैसे हम जल को क्या कहेंगे? जल क्या है? एक उदासीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, और इससे जुड़े तथ्य देख लेते हैं क्या है। पेनिसिलिन की खोज के लिए इन्हें क्या मिला था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल पुरस्कार मिला था। एंटीबायोटिक का एक समूह है जिसकी भी उत्पत्ति पेनिसिलियम फंगी से होती है। पेनिसिलिन का उत्पत्ति जो होता है, लिसोजाइम नामक एंजाइम की खोज भी इन्होंने ही की थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर से संबंधित है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी में यूज नहीं होता है, ये सिर्फ ओनली एसी में प्रयोग होता है, अल्टरनेटिंग करंट में होता है प्रयोग इसका। ट्रांसफार्मर होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं स्टेप अप और एक होते हैं स्टेप डाउन, यानी कि वोल्टेज कम करने वाला ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ज़्यादा करने वाला ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ होता है? उच्च वोल्टेज और निम्न वोल्टेज करने में किया जाता है, और ट्रांसफार्मर की दक्षता जो हम मापते हैं केवीए में व्यक्त किया जाता है, इसका इफिशियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है, यानी कैलोरीफिक वैल्यू किसका सबसे ज्यादा होता है? तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम आवारा धातु की संज्ञा भी देते हैं, और सभी अम्लों में पाए जाने वाला आवश्यक क्या है? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, और इससे संबंधित जुड़े तथ्य कुछ और हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो ये किया था कैवेंडिश ने। किसने? कैवेंडिश एक वैज्ञानिक थे, कैवेंडिश थे एक वैज्ञानिक। ऑक्सीजन का खोज किसने किया? तो ये प्रिस्टले ने, और हाइड्रोजन का कैवेंडिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मृग तृष्णा ये क्या है? मृग तृष्णा किससे बनता है? तो ये बनता है पूर्णांतरिक परावर्तन से बनता है। पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है ये जान लेते हैं। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जाती है, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, तब वह किरण क्या होता है? उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और यह घटना होती है हीरा का अत्यधिक चमकना के अंदर होता है, प्रकाशीय तंतु यानी फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर होता है, और पानी में जो हवा भरा बुलबुला होता है उसमें भी कौन सी घटना होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्णांतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? तो भोजन का पाचन होता है मुख गुहा से आरंभ होता है। अब मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और मनुष्य के लार का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 6.7 होता है, पीएच मान होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध के खट्टा होने का क्या कारण है? यानी खट्टा दूध होता है किसके कारण? तो ये होता है बैक्टीरिया, उसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण दूध खट्टा होता है। दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है दूध की शुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो कई लोग सोचते हैं जंग लगने पर लोहे का भार हल्का हो जाता है, लेकिन ये बढ़ जाता है। जंग लगने से बचने के लिए हम लोहा पर जस्ते का परत चढ़ाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन या फिर जस्तीकरण कहते हैं। अब लोहा का परमाणु संख्या कितना है? ये 26 है, और लोहा को हम Fe से दर्शाते भी हैं। आगे देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 4, यानी कि क्या होता है? 2 अलिंद होता है और 2 निलय, यानी कि अपर वेंट्रिकल और लोअर वेंट्रिकल, और अपर ऑरिकल हो जाएगा और लोअर ऑरिकल हो जाएगा। और मछली के हृदय में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं, मेढक के हृदय में 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। और मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहा जाता है मत्स्य के अध्ययन को। और हर्पिटोलॉजी के अंतर्गत उभयचर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? ये संबंधित है मुर्गियों से। मुर्गियों में होती है कौन बीमारी? रानीखेत बीमारी होती है। और जान लेते हैं कुछ बीमारी के बारे में। तो खैरा रोग, खैरा डिजीज किस में होता है? धान में लगने वाला एक रोग है। और जान लेते हैं साइट्रस कैंकर किस में होता है ये बीमारी? नींबू का महत्वपूर्ण रोग है। और आलू में होने वाला रोग कौन कौन सा है? मुलानी रोग, अंगेती या अंगमारी या अर्ली ब्लाइट, काला मस्सा रोग, ये सभी किसके हैं? आलू के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है? तो कोबाल्ट 60 जो है ये गामा किरण को उत्सर्जित करता है। गामा किरण की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकुरल ने की थी।
और कोबाल्ट का परमाणु संख्या जो है ये 27 है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर बीमारी में किया जाता है और कैंसर के अध्ययन को आप लोग सभी जानते हैं, तो क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमिस्मैटिक क्या है? तो न्यूमिस्मैटिक है सिक्कों का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ कॉइन हम क्या कहते हैं? इसे न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्त तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे भी देख लेना, वो भी पूरे डिटेल में डिस्कस्ड है। तो सिक्कों का अध्ययन किसे कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक को कहते हैं। नासिक में क्या है? नोट छापने का मशीन उपस्थित है नासिक में, और 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 का नोट का विमुद्रीकरण किसने किया था? ये नरेंद्र मोदी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नमी किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? तो नमी मापी जाती है आर्द्रता मापी यानी हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? यानी आइसोहाइट को हम क्या कहते हैं? आइसोहाइट जो होता है ये समवर्षा को दर्शाता है। और जान लेते हैं इससे जुड़े तथ्य क्या है। इससे जुड़े तथ्य हैं, आइसोबार जो रेखा है ये मानचित्र पर क्या करता है? एक वायु दाब प्रदर्शित करता है। आइसोहाइप्स जो है रेखा समुद्र तल के समान ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाता है। आइसोबाथ समुद्र तल के अंदर समान गहराई वाले क्षेत्र को दर्शाता है। और आइसोहेल रेखा समान सूर्यताप वाले स्थान को दर्शाता है। आइसोहेलाइन होता है ये सागर एवं महासागरों की लवणीयता को दर्शाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है कंटूर रेखा। कंटूर रेखा समुद्र तल के बराबर ऊंचाई वाले स्थान को दर्शाता है, जो सभी ट्रेन और स्टेशन पे लिखा हुआ होता है समुद्र तल से ऊंचाई, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंटूर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक ही ओर होते हैं, यानी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही तल में यदि होगा तो क्या होगा? सबसे ऊंचा ज्वार होगा। अब सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ना क्या कहलाता है? तो ये ज्वार कहलाता है। और सागरीय जल नीचे गिरकर पीछे लौटना क्या कहलाता है? तो इसे हम भाटा कहते हैं। दोनों को सम्मिलित रूप से ज्वार भाटा कहते हैं। और ये कैसे होता है? चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण यह घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RDX क्या है? RDX का फुल फॉर्म क्या होता है पहले जान लेते हैं। रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव इसे बोलते हैं, और इसे कहीं कहीं रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव भी बोलते हैं, और रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव भी बोलते हैं इसे। और इसका सूत्र जो होता है C3H6N6 और O6 इसका सूत्र होता है RDX का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पुरुष के बंध्यकरण को क्या कहते हैं? यानी पुरुष का जो बंध्यकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वैक्सोटोमी। आप लोग को पता नहीं होगा पुरुष का भी बंध्यकरण होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? वैक्सोटोमी कहते हैं। इस क्रिया में जो होता है पुरुष की शुक्रवाहक नलिका अवरुद्ध कर दी जाती है, और स्त्री के बंध्यकरण को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, ट्यूबेक्टोमी और वैक्सोटोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो सोनार लाया जाता है नौ संचालक द्वारा प्रयोग में सोनार को लाया जाता है। सोनार जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, सोनार यंत्र जो है। और सोनार ये जो होता है समुद्र में अवस्थित वस्तु या फिर गहराई का पता लगाने के लिए किया जाता है। और एक नॉटिकल माइल यानी एक समुद्री मील जो होता है 1.185 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जी के मान से क्वेश्चन है, यानी ग्रेविटी के मान से क्वेश्चन है। तो जी का मान जो होता है कितना होता है? ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और जी का मान न्यूनतम कहाँ होगा? ये होगा विषुवत रेखा पर। अधिकतम कहाँ होगा? ध्रुव पे होगा। और पृथ्वी का यदि घूर्णन गति बढ़ाएंगे तो जी का मान क्या होगा? घटेगा। और पृथ्वी का घूर्णन गति घटाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा। पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है जी का मान? तो इसका मान 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना है? एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितना है ये? तो ये है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से कोई वस्तु को यदि हम अंतरिक्ष में ट्रेवल करवाएं तो ये क्या होगा? हमारे वायुमंडल यानी पृथ्वी के कक्षा से बाहर चला जाएगा। सूर्य के लिए पलायन वेग कितना है? तो ये है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी जो जितना बड़ा पिंड होगा उसका पलायन वेग उतना अधिक होगा। सूर्य के लिए तो मैंने बता दिया, ये यहाँ पे सूर्य नहीं होगा, यहाँ पे चांद के लिए कितना है पलायन वेग? तो ये हो जाएगा 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। द्रव का घनत्व बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ जाएगा। द्रव का घनत्व यदि बढ़ाने पर कोशिका नली में कम चढ़ता है द्रव,
और ताप बढ़ाने पर द्रव का श्यानता क्या होता है, विस्कोसिटी घट जाती है, और ताप बढ़ाने पर गैस का विस्कोसिटी क्या होता है, श्यानता घट जाती है। ताप बढ़ाने पर गैस का श्यानता घट जाती है और ताप बढ़ाने पर द्रव का भी श्यानता घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। होलोग्राम किसे कहते हैं, तो होलोग्राम क्या है, त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफी का रिकॉर्ड होता है एक, और नकली उत्पाद की रोकथाम के लिए होलोग्राम बनाया जाता है। और होलोग्राम का आविष्कार किसने किया था, डेनिस गेवर ने किया था होलोग्राम का आविष्कार। जो बुक पे आप लोग देखते होंगे दोस्त, किताब के कॉर्नर में जो चमकीला जैसा होता है उसे हम होलोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। क्रायोजेनिक किससे संबंधित है, तो क्रायोजेनिक किससे संबंधित है, ये निम्न तापमान से संबंधित है क्रायोजेनिक। इससे जुड़े फैक्ट जान लेते हैं क्या है, इससे जुड़े फैक्ट ये सभी हैं, देख लेते हैं क्या है। अति निम्न ताप यानी 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस को क्रायोजेनिक तापमान कहा जाता है। निबंध तापमान पर यानी इस तापमान पर प्रणोदक का उपयोग करने वाला इंजन क्रायोजेनिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का तारत्व यानी पिच ऑफ साउंड किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है ध्वनि की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। क्या चीज, ध्वनि का तारत्व। आवृत्ति किसका इकाई है, तो ये आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है, ये है हर्ट्ज है। ध्वनि निर्वात से होकर क्या नहीं गुजर सकती है, और ध्वनि स्टील में सबसे ज्यादा तेज यात्रा करती है, और ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ध्वनि कैसा तरंग है, एक अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब शुद्ध जल को डिटर्जेंट में डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, यानी सरफेस टेंशन क्या होगा, उसका घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, इससे जुड़े तथ्य भी कुछ जान लेते हैं। पानी से यदि हम एकाएक शेविंग ब्रश को निकालेंगे तो क्या होगा, आपस में चिपक जाएगा। ये भी किसका उदाहरण है, पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी में ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में होता है, तो ये होता है रासायनिक ऊर्जा जो बैटरी में होता है उससे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन सा बदलता है यंत्र, तो ये जनित्र है, और विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में ये मोटर हो जाएगा, विद्युत मोटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू विद्युत में केवल कौन सी धातु का प्रयोग होती है, यानी कि केबल में, घरेलू विद्युत के केबल में कौन सा धातु का प्रयोग होता है, तो ये होता है कॉपर भी, एल्युमिनियम भी होता है, दोनों, क्योंकि दोनों कंडक्टर है, दोनों सुचालक है विद्युत का। तो घरेलू परिपथ में 50 हर्ट्ज आवृत्ति का उपयोग होता है, और चांदी क्या है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी प्रतिरोधक का तार को लंबा किया जाए, यानी खींचेंगे कोई तार को लंबा करके तो उसका प्रतिरोधकता क्या होगा, बढ़ जाएगा। यदि हम तार को कोई लंबा करें छोटा से बड़ा तो उसका प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा। इसका फॉर्मूला है प्रतिरोधकता का, रेसिस्टिविटी का, रो आर इक्वल टू रो एल बाई ए। रो क्या है, ये रेसिस्टिविटी है, और एल क्या है, लेंथ है, और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यदि हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अगला क्वेश्चन जो है आपको कमेंट में आंसर देना है दोस्त। क्या है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं इसे। क्वेश्चन है बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो ये कौन सी गैस भरी होती है बिजली के बल्ब में, ये आपको कमेंट में आंसर देना है। मैं देखता हूँ कि कितने लोगों को इसका सही जवाब पता है, इसका आंसर आप कमेंट में दें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी तरह का वीडियो लाते रहूँगा दोस्त। अगले सेशन में, अगले पार्ट में मैं लाऊंगा पार्ट 4 टॉप 500 का 50 क्वेश्चन डिटेल में मैं फिर से डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।